हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। बायोडाइवर्सिटी क्या है, विभिन्न संगठनों के द्वारा इसकी परिभाषा जो दी गई है उसके बारे में, इसकी खोज किसने की और इससे रिलेटेड जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ये पूरा वीडियो यदि आप देखेंगे, ये जो टॉपिक है जैव विविधता, ये टॉपिक न केवल आपका यूजीसी नेट में मेंशन तो नहीं है, ये नेट के पेपर में आप सिलेबस उठा के देखेंगे इन्वायरमेंट टॉपिक यूनिट नंबर 4 में मेंशन तो नहीं है, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर 1 में भी कई बार यहाँ से प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक, पीपल एंड इन्वायरमेंट से। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपका जीआईसी, पीजीटी, टीजीटी, ये तीनों जो परीक्षाएं हैं इन तीनों में आपका जैव विविधता जो टॉपिक है ये डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसलिए ये यहाँ पे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ आप टेट, सी टेट, सुपर टेट या जूनियर जो वैकेंसी आई है कहीं पे भी आप देखेंगे कि यहाँ तक कि जीएस में भी इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन इसलिए देना ज़रूरी होता है क्योंकि ये टॉपिक कहाँ कहाँ आपके लिए यूज़फुल होगा, इसकी प्रासंगिकता आप उससे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जैव विविधता क्या है। सभी पशुओं, पादपों एवं सूक्ष्म जीवों तथा पारिस्थितिक जटिलताओं की विभिन्नताओं एवं परिवर्तनशीलता को जैव विविधता कहते हैं। यहाँ बात क्या किया गया कि बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत पशुओं, पादपों और सूक्ष्म जीवों यानी कि इनकी जो संपूर्ण पारिस्थितिक जटिलता का तात्पर्य पारितंत्र ये क्या करते हैं, कौन से कार्य संपन्न करते हैं, सभी को संपूर्ण रूप से क्या कहा गया, बायोडाइवर्सिटी कहा गया। इसमें ध्यान दीजिए, आपका निर्जीव नहीं बल्कि क्या, पशु, पादप, सूक्ष्मजीव सभी सजीवों के द्वारा जो पारिस्थितिक जटिलताओं की विभिन्नता और परिवर्तनशीलता है उसी को क्या बोला जाता है, जैव विविधता। ये परिभाषा किसने दी है, यूएनओ के द्वारा दी गई है। जैव विविधता से विशेषकर हम लोग तात्पर्य इस अर्थ में लेते हैं कि भिन्न भिन्न जीवों की बहुलता। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि बायो आपका हो गया जैव यानी जीव, विविधता मतलब पर्याप्तता। एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो भिन्न भिन्न अलग अलग जीव हैं उनकी बहुलता से संबंधित, यानी कि ये किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ पाए जाने वाले जीवों की बहुलता से संबंधित है ये टर्म्स, यानी बायोडाइवर्सिटी। इसमें वनस्पति और जंतुओं की समस्त प्रजातियों को समाहित किया जाता है। यही हम लोग WWF जो वर्ल्ड वाइल्ड फंड, ठीक, WWF के बारे में, उसके द्वारा जैव विविधता के बारे में कुछ तथ्य दिए गए। उसने ये कहा गया कि किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवन के लिए जैव विविधता का शब्द प्रयोग किया जा सकता है, चाहे वो जंतु हों, पौधे हों, कवक हों, सूक्ष्म जीव हों। इन सभी से मिलकर प्रकृति का निर्माण होता है और ये सभी प्रकृति में पाए जाते हैं और पारितंत्र में ये सभी जीव आपस में मिलकर क्या करते हैं, अंतरक्रिया करते हैं जो पारितंत्र को यानी कि जो इकोलॉजी को संतुलित बनाए, बैलेंस बनाए रखते हैं। तो जैव विविधता हमें वह सब कुछ प्रदान करती है जो हमारे जीवन के लिए आधार है। जैसे जैव विविधता में क्या देती है, स्वच्छ जल, भोजन, रहने का स्थान यानी आवास और औषधि, जीवन जीने योग्य अनुकूल दशा, ये सभी कौन प्रोवाइड कराता है, जैव विविधता। ये कौन कह रहा है, WWF बोल रहा है कि जैव विविधता से हमें ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। ठीक, तो ये चीज़ें किसके द्वारा प्राप्त होती हैं, जैव विविधता से हमें प्राप्त होती हैं। ये किसकी परिभाषा है, WWF ने दिया था। तो एक बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जैव विविधता हमें सब कुछ प्रदान करती है जो हमारे जीवन का आधार है, यह कथन किसके द्वारा किया गया है। तो ये कथन आपका किसके द्वारा दिया गया, WWF के द्वारा दिया गया है।
यहाँ पे देखिए जैव विविधता जो टर्म्स है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में पहले यूज किया जाता था। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी इसे क्या बोला गया, जैविक विविधता बोला गया। यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर दें, ठीक। जैविक विविधता, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द किसने दिया, तो सर्वप्रथम 1969 में वन्य जीव वैज्ञानिक रेमंड एफ डासमैन, शार्ट में इसका डासमैन भी आएगा, इसने दिया था। इनकी पुस्तक थी अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, यानी अ डिफरेंट काइंड कंट्री में इन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का उपयोग किया था। ध्यान दीजिएगा, बायोडाइवर्सिटी नहीं बल्कि क्या बोला था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैविक विविधता। जैव विविधता शब्द का सबसे पहली बार जो प्रयोग हुआ था ये 1985 में वाल्टर जी रोजेन के द्वारा किया गया था। अब देखिए यहाँ पे आ गया प्रश्न, आपसे पूछा जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो जी रोजेन ने किया था। यदि आए कि जैविक विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आप क्या लगाएंगे, एफ डासमैन, जैविक विविधता शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे रियो सम्मेलन की बात कर लें तो रियो सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में। अब ये जो रियो सम्मेलन 1992 यानी 1992 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो ये ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, रियो सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था। इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, आपकी परीक्षाओं में ये प्रश्न आए हैं। इसमें ये कहा गया कि स्थलीय, महासागरीय और अन्य जलीय जीव पारिस्थितिक तंत्रों में उपस्थित जीवों की विभिन्नता को ही जैव विविधता कहा गया। स्थलीय, महासागरीय और जलीय पारितंत्रों में उपस्थित जीवों के बीच जो विभिन्नता होती है, विविधता होती है, उसे ही बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। रियो सम्मेलन 1992, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा गया, और इसी समय एजेंडा 21 भी आया था। ठीक, जैव विविधता के प्रकारों की बात कर लें तो जैव विविधता के कई प्रकार होते हैं, विभिन्न आधारों पे प्रकारों को विभाजित किया गया है। सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है कि आनुवांशिक विविधता, दूसरा है प्रजाति विविधता, तीसरा है सामुदायिक या पारितंत्रिक विविधता। आनुवांशिक विविधता इसे जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। तो आनुवांशिक विविधता क्या होती है, इसमें किसी विशिष्ट प्रजाति की अलग अलग सदस्यों में अलग अलग आनुवांशिक लक्षणों की उपस्थिति होने या एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तनों से लिया जाता है। यानी कि यह क्या है, आनुवांशिक विविधता एक प्रजाति में उपस्थित जो जीन की विविधता है उसका ये विश्लेषण करती है। ठीक, यानी कि प्रत्येक जो जीनोम एनालिसिस किया जाता है, आनुवांशिक विविधता में क्या है, एक ही प्रजाति रहेगा, उसके विभिन्न भिन्न अलग अलग जीवों की ये विश्लेषण करता है। अर्थात कि आनुवांशिक विविधता किसी भी समष्टि को इसके पर्यावरण के अनुकूल होने और जो नेचुरल सिलेक्शन होता है, प्राकृतिक चयन होता है, उसके प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करने के योग्य बनाती है। ठीक, तो एक प्रकार से आनुवांशिक विविधता क्या है कि मान लीजिए कोई एक प्रजाति है, उसके जो अलग अलग सदस्य हैं उनके जो अलग अलग आनुवांशिक लक्षण हैं, आनुवांशिक लक्षण यानी कि जो जीन से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है। क्लियर हुआ। आनुवांशिक जैव विविधता की अनुपस्थिति में जो प्रजाति के सभी सदस्य किसी एक खतरे से प्रभावित होने की संभावना अधिक होती है, जबकि उसमें जो विविधता के कारण इन खतरों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। जैसे मान लीजिए जो जेनेटिकली मॉडिफाई फूड है, जैसे बीटी कॉटन था आपका, ठीक, बीटी कपास में इतना ज़्यादा इसमें बैक्टीरिया लग रहे थे, आप कह सकते हैं कीट लग रहे थे कि जो आपका दवा का छिड़काव किया जाए तो कई हेक्टेयर फसल यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ता था दवा का, और जो कीट लगते थे ये इसे खा जाते थे। ठीक, तो उसके बाद वैज्ञानिकों ने कि इस कीट का जो जीन है और जो कॉटन है, इन दोनों का आपस में परागण करा के एक नया सीड्स डेवलप किया, जिसका नाम उन्होंने रखा बीटी कॉटन। ये क्या था, जेनेटिकली मॉडिफाई था, यानी जीएम फूड है,
ठीक, जेनेटिकली मॉडिफाई फूड इसे कहा जाता है या सीड्स कहा जाता है। अब क्या होता है, अब जो बीटी कार्टन टाइप के जो सीड्स हैं, हाइब्रिड सीड्स हैं, इसमें तो ये जो बीटी कार्टन था, यानी हम बात कर रहे थे जीएम फूड की, यानी जेनेटिकली मॉडिफाई फूड की, तो इसमें उसी प्रतिरोधक क्षमता को विकसित किया गया। यानी एक प्रकार से जो बीटी कार्टन है, ठीक, क्या है, एक प्रकार से जो बीटी कार्टन हो गया या बीटी बैगन हो गया, बैगन में भी आप देखते हैं कि ढेर सारा इसमें कीटाणु लगते हैं। ठीक, जो मार्केट में अभी वर्तमान समय में जो बैगन आते हैं, आप उसको देखेंगे उसका कलर अलग अलग होते हैं, वाइट कलर कहा जाता है, लेकिन उसमें क्या है, कीटाणु नहीं पड़ते हैं। ठीक, उसका कारण यही है कि जो कीटाणु थे उसका जीन और जो बैगन है, ठीक, जो नॉर्मल बैगन था, इन दोनों का आपस में ये परागण कराया गया और एक नया सीड्स लाया गया जिसे बीटी यानी कि जीएम फूड के अंतर्गत शामिल किया जाता है। हालांकि भारत में अभी तक ये ऑफिशियली मान्यता नहीं थी, लेकिन कुछ फसलों के लिए विशेष मान्यता प्राप्त है, जैसे काटन के लिए यानी कपास के लिए, क्योंकि इसमें कई हज़ारों रुपए लोगों के खर्च हो जाते हैं। तो ये है जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो एक प्रकार से हम लोग ये देखें कि जेनेटिक डाइवर्सिटी से क्या होगा, मान लीजिए कि आप एक मनुष्य का एग्जाम्पल हम लोग लें कि एक मनुष्य है और इसके जीन में जो रोग है, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से स्थानांतरित होते रहते हैं, लेकिन यदि मान लीजिए इसमें ये रोग है तो जो दूसरी पीढ़ी आएगी उसमें यही रोग होगा, तीसरी पीढ़ी में भी यही रोग होगा, चौथी पीढ़ी में भी यही रोग होगा। लेकिन यदि इसके जीन में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया जाएगा तो जो ये आपका एक रोग दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जा रहा है, स्थानांतरित हो जा रहा है, इसमें ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये आपका जो सेकेंड पीढ़ी आएगी तो इसमें ये स्थिति नहीं देखने को मिलेगी, थर्ड में भी ये नहीं देखने को मिलेगी, फोर्थ में भी नहीं देखने को मिलेगी। इससे मान लीजिए कोई एक रोग होता है तो ये पीढ़ी पूरी समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये पीढ़ी नहीं समाप्त होगी क्योंकि ये आनुवांशिक विभिन्नता इसमें पाई गई है। ठीक, तो ये एक अच्छा खोज है इसमें, लेकिन समस्या इसमें देखिए क्या आएगी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाई है, जेनेटिक जो डाइवर्सिटी, इसमें समस्या ये आएगी जो आपका मूल एक स्थिति ऐसी आएगी कि सारी चीज़ें मार्केट में क्या हो गई, जीएम हो जाएंगी, यानी जेनेटिकली मॉडिफाई हो जाएंगी। ठीक, और जो आपका मूल बीज रहेगा, मूल पौधा रहेगा, मूल फसल रहेगी, ये आपको नहीं मिल पाएगी। हो सकता है कि इन फ्यूचर में हम लोग जिस रोग को समाप्त करने के लिए किए हैं, अब आगे मान लीजिए कि इस जो जेनेटिकली मॉडिफाई फसलें हैं इसमें कोई रोग लग जाए, तो जब इसमें कोई रोग लग जाएगा तो हमारा जो मूल फसल है वो तो हमको नहीं प्राप्त है ना, तो फिर इसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा और इसमें जो रोग लगेगा वो बहुत भीषण होगा। ठीक, तो ये है जेनेटिक डाइवर्सिटी। यहाँ पे हमने एक इमेज भी ऐड किया है, आप देख सकते हैं। देखिए ये तो क्या है, बिल्लियाँ ही हैं, लेकिन इसमें देखिए बिल्लियों का जो टाइप है वो अलग अलग है। तो यही है आनुवांशिक विविधता। इसमें देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, लेकिन प्रजाति क्या है, सभी बिल्लियों की प्रजातियां हैं। समझ में आई बात? चलिए दूसरा टाइप है यहाँ पे, वो है स्पेसीज डाइवर्सिटी या प्रजातीय विविधता। प्रजातीय विविधता क्या है, इसमें एक समुदाय या पारितंत्र में उपस्थित जो पादप हैं, पौधे हैं या जंतु हैं, इसकी विभिन्न प्रजातियों में विविधता पाई जाती है। अर्थात कि प्रजाति विविधता जितनी अधिक होगी, आहार श्रृंखला उतनी ही जटिल होगी, जिसके कारण जैव विविधता भी उतनी ही समृद्ध होगी। समझ में आई बात? कि जो प्रजाति विविधता है अलग अलग प्रजातियों की, वो जितनी ज़्यादा अधिक होगी प्रजाति विविधता, जो आहार श्रृंखला है वो उतनी ज़्यादा जटिल होगी। आहार श्रृंखला जटिल कैसे होगी? मान लीजिए ये अलग प्रजाति क्या है, ये अलग आहार खा रहा है, ये अलग प्रजाति का अलग खा रहा है, ये अलग प्रजाति का अलग खा रहा है, तो सबकी जो जटिलता है आहार खाद्य श्रृंखला की, वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा कि अलग अलग ये अपना जीवन यापन करने के लिए अपना अलग सोर्स देखेंगे, तो जो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी होगी वो भी बहुत ज़्यादा सघन होगी, ठीक, समृद्ध होगी। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो विषुवतरेखी प्रदेश हैं, वर्षा वन है, 0 डिग्री, ये बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट कहे जाते हैं। और ये इसीलिए हॉट स्पॉट कहे जाते हैं क्योंकि ये जैव विविधता वाले सघन क्षेत्र हैं
और यहाँ पे प्रजाति जैव विविधता अधिक पाई जाती है, क्योंकि आप देखेंगे सदाबहार वृक्ष हैं, ठीक, सदाबहार वृक्ष हैं। और यहीं पे आप देखेंगे जैसे वृक्ष इसमें जो भी रहेंगे वो एक दूसरे से एकदम जकड़े रहते हैं, और ये एक ही प्रकार के वृक्ष नहीं बल्कि अलग अलग वृक्षों के तने एक दूसरे में लिपट जाते हैं, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये आर्थिक रूप से उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं विषुवतरेखीय वन, लेकिन जैव विविधता के दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो प्रजाति विविधता है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में या तटीय पारितंत्रों में सर्वाधिक देखने को मिलती है, जबकि ध्रुवीय प्रदेशों में आप देखेंगे बहुत कम होती है। जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे बढ़ते हैं, ठीक, जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ते हैं प्रजाति विविधता भी कम होती जाती है, क्योंकि ऊंचाई पे प्रजातियों में जो विविधता है वो कम आएगी, जैसे जैसे नीचे आएंगे प्रजातियों में जो विविधता है वो बढ़ती जाएगी। अर्थात कि ऊंचाई बढ़ने पर जो प्रजाति विविधता होती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है, वो घटती है। प्रश्न आपसे ये बना सकता है, ठीक। आगे देखिए सामुदायिक या पारितंत्रीय विविधता, कम्युनिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इसमें क्या होता है कि एक स्थान के समुदाय विशेष में, यहाँ पे देखिए एक और इमेज ऐड किया है मैंने, इसमें आप आसानी से स्पष्ट कर लेंगे। ये देखिए प्रजाति विविधता। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए प्रजाति विविधता में, यहाँ पे देखिए शेर है, हमने क्या बोला था कि जो खाद्य श्रृंखला बहुत जटिल हो जाएगी। यहाँ पे देखिए चिड़ियाँ हैं, ये हिरन है, खरगोश है, ये आपका घास फूस है, यहाँ पे घास फूस है, पेड़ पौधे हो गए, ये गैंडा हो गया, तो ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसी एक सिंपल वे में, ठीक। तो यहाँ पे जो खाद्य श्रृंखला है बहुत जटिल होगी, और ये प्रजाति अलग अलग प्रजातियाँ हैं, तो जाहिर सी बात है प्रजाति विविधता हो गई, ठीक। सामुदायिक जो जैव विविधता है इसमें क्या होता है, यहाँ पे आइए, ठीक, जो कम्युनिटी इकोसिस्टम, कम्युनिटी डाइवर्सिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इसमें क्या है कि किसी स्थान विशेष में एक समुदाय के जीव जंतु या वनस्पतियों तथा दूसरे समुदाय के जीव जंतु और वनस्पतियों के मध्य जो जैव विविधता पाई जाए। अर्थात कि एक समुदाय ये हो गया, एक समुदाय ये हो गया, इनके बीच जो डाइवर्सिटी पाई जाए इसे क्या बोला जाता है, कम्युनिटी डाइवर्सिटी बोला जाता है, पारितंत्रीय विविधता बोला जाता है। और ये पारितंत्रों की उपस्थिति को अलग अलग रूपों में दर्शाती हैं, जैसे मरुस्थल हो गया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया, समुद्र हो गया, झील हो गया, यहाँ पे अलग अलग स्तरों पे अलग अलग विविधता देखी जाती है, ठीक। बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट आपने देख ही लिया कि क्या होता है ये, और विषुवतरेखीय वर्षा वन भी आपने देख ही लिया है। तो यहाँ पे देखिए कि जो कम्युनिटी डाइवर्सिटी होती ये है, मान लीजिए समुद्री पारितंत्र है, ये इस तरह से है, यही टुंड्रा में क्या है, ये एक दूसरे से क्या हो गया, एकदम अलग हो गया, और जब अलग हो गया तो वही क्या हो गया, विविधता हो गई सिंपल वे में, ठीक। तो ये हो गया पारितंत्रों का जो टाइप है, सॉरी जैव विविधता का जो टाइप है। अब यहाँ पे आप देखिए फॉर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का जो स्वरूप है या इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वर्तमान में हम लोग लगभग 10 मिलियन से अधिक प्रजातियों की पहचान कर लिए हैं, और जैव विविधता की बात हम करें तो ये पृथ्वी पे समान रूप से वितरित है नहीं, क्योंकि आप देखते हैं कि विषुवतरेखीय जो प्रदेश है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता, उसके ऊपर जाने पे जैव विविधता कम होती चली जाती है, नीचे जाने पे भी कम होती जाती है। जैसे पहाड़ों पे ऊंचाई पे कम होती है, नीचे पे बढ़ती है। तो जैव विविधता किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु, मृदा, तापमान, आर्द्रता, प्रकाश की उपलब्धता, वर्षा, इन सभी पे निर्भर करती है। जलवायु पे कैसे, जहाँ पे देखिए जो मरुस्थल जलवायु देख लीजिए, मरुस्थलीय जलवायु, और दूसरी तरफ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की जो जलवायु है, यहाँ पे उष्णकटिबंध वाले में आप देखेंगे कि जैव विविधता मैक्सिमम है, मरुस्थलों में आप देखेंगे जैव विविधता नाम मात्र की होती है। तो इसमें क्या है, मरुस्थलों में गर्म जलवायु है, उष्णकटिबंध में शीत जलवायु है, मिट्टी भी इस पर निर्भर करती है कि किस प्रकार की मृदा है, तापमान भी मरुस्थलों में तापमान ज़्यादा, ठीक, आर्द्रता भी निर्भर करती है, क्योंकि जहाँ पे कम आर्द्रता है, ज़्यादा आर्द्रता है, उसी हिसाब से वहाँ की प्रोडक्टिविटी भी डिसाइड होती है, प्रजनन क्षमता भी इसमें परिवर्तन होता है। जैसे आप देखेंगे कि जो शीत ऋतु आती, शीत ऋतु नहीं, जैसे वर्षा ऋतु आती है उसमें आर्द्रता ज़्यादा होती है,
उस समय जो मधुमक्खियाँ हैं उसमें प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है और मधुमक्खियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो एक प्रकार से ये आर्द्रता के द्वारा जैव विविधता का प्रभाव है। प्रकाश की उपलब्धता की बात करें तो प्रकाश जैसे हम आप लोग देखे होंगे कि समुद्र की तली में ठीक 200 मीटर के आसपास तक प्रकाश जो प्रवेश कर जाता है। तो जब वहाँ तक धरातल का प्रकाश प्रवेश कर जाएगा तो वहाँ पे आप देखेंगे एल्गी या प्रवाल या मछलियों की जो जैव विविधता है वो अलग होगी। अलग नीचे लेयर में जो जल का है समुद्री जल का जो लेयर है वहाँ पे अलग होगा। तो प्रकाश की उपलब्धता भी इस पर डिपेंड करती है, वर्षा भी करती है। ठीक, सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ जो अक्षांश है उसके बीच पाई जाती है। इसी को विषुवतरेखीय प्रदेश कहा जाता है और ये वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं। यहाँ पे अनुकूलतम जैव विविधता क्षेत्र विकसित हो पाता है और इसके लिए विकसित होने के कई कारण हैं। यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग क्लाइमेट भी पाई जाती है। यहाँ पे देखिए अक्षांशीय वितरण भी दिखाया गया है, ये महत्वपूर्ण है। ये देखिए 10 डिग्री नॉर्थ लेके 10 डिग्री साउथ तक है। ठीक, और ये आपका उच्च विविधता का क्षेत्र है। जैसे आप ऊपर जाएंगे ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए बनाया भी गया है इस तरह से। ध्यान दीजिए ये वाला पार्ट, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें। ठीक, यहाँ पे देखिए इस तरह से तीर का निशान लगा है, अर्थात कि जैसे जैसे हम लोग उच्च अक्षांशों पे जाएंगे जैव विविधता का मान कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों पे जाएंगे जैव विविधता क्या होगी, घटती जाएगी। तो यहाँ पे देखिए निम्न जैव विविधता यहाँ पे दिखाया गया है कि इस तरह से बढ़ती है। क्लियर हुआ, यानी जो उच्चतर अक्षांश हैं उसकी तुलना में जो निम्नतर अक्षांश है वहाँ पे जैव विविधता अधिक होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो उच्चतर उन्नतांश हैं यानी उनकी चोटियाँ हैं उसकी तुलना में जो घाटियाँ हैं वहाँ पे जैव विविधता अधिक होती है। पर्वतों की बात करें तो यहाँ पे जैव विविधता कम, जो इसका घाटी क्षेत्र है वहाँ पे जैव विविधता अधिक पाई जाती है। कुछ जो एक्सेप्शन है उसको अगर छोड़ दिया जाए, जैसे शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया या ध्रुवीय क्षेत्र हो गए, तो इनकी तुलना की जाए तो ये अधिक प्रजातियों के आश्रय स्थल हैं। जैसे इक्वाडोर का जो आपका उष्णकटिबंधीय वन है वहाँ पे यूएसए में स्थित शीतोष्ण क्षेत्र की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक वैस्कुलर प्लांट की प्रजातियाँ यानी कि संवहनी पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है। निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता समानता अधिक होती है। पर्वतों की उच्चतर चोटियों की तुलना में जो घाटियाँ वहाँ पे जैव विविधता अधिक पाई जाती है। इक्वाडोर के उष्णकटिबंधीय वनों में यूएसए में स्थित शीतोष्ण क्षेत्र की तुलना में 10 गुना अधिक संवहनी पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जबकि क्षेत्रफल दोनों का समान है। इक्वाडोर में भी क्षेत्रफल उतना है और यहीं यूएसए में भी उतना ही क्षेत्रफल है, यूएसए का जो शीतोष्ण क्षेत्र है, जबकि यहाँ पे जो प्रजातियाँ यहाँ पे 10 गुना अधिक पाई जाती हैं क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। ठीक, और यहाँ पे लास्ट पॉइंट है जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय वृद्धि के साथ जैव विविधता में तेजी से गिरावट देखने को मिलती है। सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखा के आसपास देखने को मिलती है। टुंड्रा और टैगा जलवायु प्रदेश अत्यधिक ठंडे क्षेत्र होते हैं और ठंडे होने की वजह से वहाँ पे प्रजाति विविधता भी ज़्यादा होती है, जैव विविधता भी निम्नतर स्तर पे देखी जाती है। ठीक, यानी विविधता जो है जैसे आप ऊपर जाएंगे टुंड्रा टैगा की ओर कम होती चली जाएगी, यहाँ पे आएंगे तो बढ़ती जाएगी। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, और साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन और दे दिया जाए कि यदि आप GIC, TGT, PGT और नेट की क्लासेज चाहते हैं ज्योग्राफी की तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप करके। और आपका PGT, TGT, GIC का बैच चल ही रहा है, 3 बैचेज चल रहे हैं। नेट फर्स्ट पेपर भी आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।